अगर आपकी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चा बाहर गया हुआ, पढ़ के आया, पहले दिन से आपको सैल्यूट लगने शुरू हुए, तो आपको दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरे अपने एक एनालिसिस ये है, हुँ। अप टू द एज ऑफ 35 इज़ द लास्ट एज कि जिसके अंदर आप शिफ्ट होंगे टुवर्ड द बिज़नेस, नहीं तो फिर नौकरी करते रहेंगे। आप 35 के बाद आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते या बड़ा कुछ नया स्टार्ट मुश्किल नहीं हो कर जाता सकते। है। आम आदमी समझता है जो कोल्ड स्टोर है दैट इज़ ओनली टेम्परेचर, हुँ। ये ऐसे नहीं है। अगर फर्स्ट में कोल्ड स्टोर में ह्यूमिडिटी सेब को चाहिए 90%, उनके कोल्ड रूमों में ह्यूमिडिटी चल रही है 70%। हाँ। मसाम है ना उसमें से पानी खींच लिया, वो वेट लूज़ कर जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। अगर आपको सही पता हो कि आपने कौन-सा प्रोडक्ट रखना है, उसकी क्या ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, तो वो अपनी असल हालत में रहेगा। आपको जब इसके अंदर फील्ड में आपने जाना है, तो आपको एक्सपर्टीज़ क्या चाहिए? आपको एग्रीकल्चर की एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, ट्रू दैट। सॉइल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ उगा रहे हैं आप, हुँ। वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। जिस तरह इंसान साँस लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है, CO2 निकालता है, ये भी यही करते हैं, ये रिस्पायरेशन होती है बाकायदा। लास्टली मैं चाहूँगी कि जाफ़ी साहब, एनी मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स, वो लोग जो कि आना चाहते हैं इस फील्ड में? अच्छा, एक मैं बहुत मैसेज दे रहा हूँ, अगर तो मतलब आपने इसको वो कर देना, बताएँ जी। इस कौम को फर्स्ट प्रायोरिटी एक होती है हेल्थ एंड द सेकंड प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन। एजुकेशन। आपने इस कौम को आपको मुझे कोई टारगेट दे दे कि जी आपको कुल्लम कुल्ला इख्तियार है और आपने इस पूरी कौम को पढ़ाना है, बच्चे पढ़ाने। ठीक है? सही है। तो मैं कहता हूँ कि आप कानून आज पास कर दें कि आज से 10 साल के बाद आइन में, असेंबली में, हर जगह कानून पास कर दें। आज के 10 साल के बाद जो बंदा मैट्रिकुलेट नहीं होगा, उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, वो वोट भी नहीं डाल सकता। आईडी कार्ड यहाँ पे बहुत से ऐसे। नहीं, नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, तो इसमें क्या होगा 10 साल इसलिए कि आज अगर बच्चा है, आप पहली जमात में आज डाल सकते हैं उसको। हाँ। तो ताकि अच्छा फिर जो नहीं पढ़ा सकते आप फैसिलिटेट करें एजुकेशन के ऊपर। सारा पैसा पैसा लगाएँ इस काम के एक ऊपर। बार एक सेक्टर, मैं तो कहती हूँ कि या तो एक बार हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा लगा दे बजट का कि वो रनिंग में आ जाए, या एक बार सारा एजुकेशन है, देखें एजुकेशन। एजुकेशन में आप देखें 10 साल हमारे गुज़रेंगे, 10 साल के बाद ये तमाम जो गाँव के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, फलाना सबको स्कूल में कन्वर्ट कर दें। हाँ, भई सुबह फजर से लेके ज़ोहर के दरमियान गैप है ना, उसको स्कूल बना दें, स्कूल बना। टाट पे बना दें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन गारंटेड हो, लॉ बना दें कि हर आदमी ने पढ़ाना है। तो 10 साल के बाद ये पूरी एक एजुकेटेड कौम बन जाएगी। ऐसा था भी तो एक टाइम पे, मैं भूल गई हूँ कि जब तक जिसने ग्रेजुएशन किया है, जब तक वो जाके पढ़ाएगा नहीं, हाँ, उस तक तब तक उसको बीए की डिग्री ये नहीं तो मिलेगी। इस्लाम में है, हाँ, इस्लाम के अंदर ये चीज़ें इस तरह की। ऐसे ही है। बल्कि कैदी के मुतल्लिक़ कहा गया कि जी अगर अब तुम पढ़ा दोगे तो तुम्हारी क़ैद कम हो जाएगी। कर्म हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे। मतलब एजुकेशन फिर चीन जाना पड़े वो मतलब हमारे और कुरान का पहला लफ्ज़ एक भी इक़रा है। तो व्हाट डज़ दैट मीन? आपको पता कि वो है। पढ़ो। एजुकेशन के ऊपर आपको कंप्लीट कर दें। यस। अच्छा, एजुकेशन कंप्लीट होगी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर निकल जाएगा। हुँ। देखें हमारा जितना फार्मर है, मोस्ट ऑफ द फार्मर वो अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। वो जो किसी ने बता दिया वो उसके अप ऊपर टू द मार्क पता ही वो नहीं कह रहे हैं। है अब टेक्नोलॉजी का। जब आप एजुकेशन में आते हैं तो आप उसकी कंप्लीट हुँ। न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल केमिस्ट्री है, वाटर कितना देना है, क्वेंच मीटर्स क्या है, आपको पूरी तो इसकी चीज़ों का पता तो चलता आप प्रोडक्शन कहीं से कहीं ले जाएँगे। है। हाँ। अब दुनिया में ओवर 100 मन एवरेज चल रही है, हुँ। गंदम वगैरह की फलानी। हमारी 35 30-32 मन 30 मन हमने बीज पे काम भी नहीं किया, ज़मीन पे में काम भी नहीं किया। एजुकेशन है ना, इट्स एजुकेशन। ऑल एजुकेशन। राइट। तो सारा ज़ोर लगाना चाहिए, चाहे ये हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे जो भी लीडर्स हों, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एजुकेशन। एजुकेशन। और एजुकेशन तब आएगी जब आप क्योंकि हमारी कौम जो है ना, वो डंडे की कौम है, ऐसे नहीं है। आपने फ़र्क देखना है, मोटरवे पे देख लो और उसी ड्राइवर को जीटी रोड पे देख लो। ऐसे ही है। जो उसका फ़र्क है, ये हमारी कौम है। बिल पूरा कौम का यही कल्चर। जहाँ लॉज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे वो हो रही है। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कराएँगे, हुँ। तो ये कौम बन जाएगी। आप खुद ही कहें पढ़ते रहो तो फिर नहीं है नहीं पड़ेगी। अच्छा जाफ़ी साहब, गुफ्तगू चल रही है, गपशप चल रही है। ये जो एग्रीकल्चर, आप जैसे सॉइल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हुँ। सीड्स की हमने बात की है, और ये पाकिस्तान और ये जो रीजन है, ये इतना ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसको फूड बास्केट कहा जाता है, इस रीजन की। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम भी दिए, फिर हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन भी दी है। ये जो इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं, ये इतनी महँगी
है, हालाँकि आप खुद यू आर द पायनियर जो कि ये पूरा ये ब्रोकली, लेट्स या इस तरह के जो कहते हैं जी बाहर से इम्पोर्ट होके आती हैं इस वज़ह से इतनी महँगी है। क्या हम इसको एक ख़ास टेम्परेचर पे इसको दोबारा से उगा नहीं सकते अपनी ज़मीन पे? देखिए, हमारा मुल्क जो है ना इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना रिसोर्सफुल मुल्क है कि इसके अंदर आपके पास दुनिया का लोएस्ट लेवल ज़ीरो सी लेवल भी अवेलेबल है और हाईएस्ट 28,000 फीट वो भी अवेलेबल है। ऑल वेदर्स अवेलेबल, यहाँ बल्कि यहाँ पे दुनिया में तो 4 मौसम गिने जाते हैं, यहाँ तो 12 मौसम है, वो आपके पास अवेलेबल है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप लैंड की बात करते हैं तो आपको हर किस्म की लैंड, चाहे सैंड चाहिए हो, सैंड सॉइल मिक्स चाहिए, बारीक पत्थर, मोटा पत्थर, कमरे साइज़ का पत्थर, ऑल अवेलेबल। फिर एवरी लेवल ऑफ लैंड इज़ अवेलेबल। आपको ज़ीरो हाइट भी चाहिए, 2000 चाहिए, 4 सब अवेलेबल। सब अवेलेबल। जब आपके पास ये सब एनवायरनमेंट मौजूद है तो आप दुनिया की हर चीज़ पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। हुँ। दुनिया की हर चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। अब आपने जो इंग्लिश वेजिटेबल्स की बात की, अब इसका ग्रोइंग टेम्परेचर, सपोज़िंगली मैं कहता हूँ इसका ग्रोइंग टेम्परेचर है आइडियल कंडीशन है 24 इन द डे, 7 डिग्री इन द नाइट। इन द नाइट। तो ये इसके अंदर ये मैक्सिमम ग्रो करता है। इसके ऊपर-नीचे जब टेम्परेचर होते हैं तो थोड़ी-सी आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी या अच्छा, फलाना हाँ। हो जाएगी, अप टू 35 सेंटीग्रेड तक भी हो जाती है। लेकिन ये होगा कि ज़ाहिर है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 टन प्रोडक्ट लेना तो वहाँ पे 12 टन होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक निज़ाम, अब अगर ये आपको रेंज पता है कि 15 और ये 24 24 और 7 7, तो ये टेम्परेचर पाकिस्तान में कहीं न कहीं आपको सारा साल मिलेंगे। मिलेगा, यस। तो अगर आप अकॉर्डिंगली मूव करें, हुँ। तो आप ये ग्रो कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जगह, मैं मुख्तलिफ हाइट्स के ऊपर मैं जगह ले लूँ कि यार यहाँ पे भी मेरी ज़मीन है, उधर भी है। चलें लोगों की सही, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करने की बात है। तो मैं फिर एक प्रैक्टिकली अपनी बात करता हूँ कि मैंने ये जिसको लगानी शुरू, मैंने खुद भी ये इंग्लिश वेजिटेबल का स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, और ये केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा इन सबको हम लोग सप्लाई करते थे इसको ना, हुँ। तो ये था। तो अब पहली चीज़ तो तब भी उनको इतनी महँगी देते थे नहीं, नहीं, जितनी आगे नहीं, 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 मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। अभी आपको मैं बताऊँगा तो फिर आप को वो हो जाएगा। मैं 2003 टू 4 की बात कर रहा हूँ। ओ उस टाइम पे जब मैंने ये लगानी शुरू की वेजिटेबल, तो उस हमने ये किया कि यहाँ पे ये हमारे पास ये जो मौसम का रेंज है, ये अक्टूबर टू मार्च तक होता है। तो इसका मतलब है अक्टूबर टू मार्च मैं यहाँ लगा लूँ, फिर जब गर्मी शुरू होगी तो फिर मैं कहाँ लगाऊँ? हाँ, तो फिर मैंने कहा कि उस टाइम पे पहाड़ों में टेम्परेचर उस पे आ चुका कम होता होते है। हैं, हाँ, तो नॉर्मल। हम ये तो अब हमने कहा कि मैं यहाँ भी ग्रो करूँगा और पहाड़ों पे भी ग्रो करूँगा। तो उसके लिए फिर मैकेनिज़्म बनाने के लिए था। तो हुआ ये कि मैंने यहाँ पे ग्रोइंग स्टार्ट की। हुँ। जब आया मार्च, मार्च। तो मार्च में मैंने क्या किया कि मैंने बॉक्सेस बनाए हुँ। और ट्रे समझ लें, वो 3 फीट बाय 2 फीट एंड 8 इंच ऊँचे। उसके अंदर आपने कंपोस्ट बनाया, उसमें सीड लगा दिया। तो सीड लगा के उसको जैसे हम सिस्टम होता है पानी-शानी लगाने का, वो करते रहे। तो हमने पनीरी कहते हैं इसको ना, सीडलिंग्स होते हैं, इनको तैयार कर लिया। और वो तैयार करके और धूप-छाँव कर लिए, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था वो ना है। हाँ, उसके बाद यहाँ से उठाया अप्रैल में। अप्रैल अप्रैल में यहाँ से उठाया कलाम, पहाड़ी इलाकों में कलाम ले गए। चलेगा, ओके, कलाम में मैंने लोग एंगेज किए। ठीक, उनको मैंने कहा कि भई आपकी ज़मीन है, खर्चा सारा मैं करूँगा, आपकी ज़मीन है और आपकी मेहनत होगी। ठीक है। खर्चा मैं करूँगा और उनसे मैंने एक प्राइस एग्री कर ली। उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि मेरी उनसे प्राइस एग्री हुई थी ₹10 पर केजी, वहाँ से उनकी फील्ड से उठा लूँगा। वो मैं जब मैं उनसे उस वक़्त कंपेयर कर रहा था ना उस इलाके में, तो मैंने पहले उनसे पूछा कि आप एक कनाल में से क्या कितने पैसे कमाते हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा जी हम ₹2000 कमाते हैं। हुँ। बैक वो 2002-3 में। हाँ, उस वक़्त तो गुड, ₹2000 कमाते हैं और वो लगाते थे आलू और शलजम ना, शलजम को टिपर कहते हैं वो लोग ना। तो ये लगाते थे। मैंने कहा अगर आप ₹5000 कमाने लग जाओ, तो कहते हैं हम करेंगे। तो फिर मैंने उनको कहा देखिए आपके एक कनाल में ये पौधा लगेगा 3000, एक का वेट अगर आधा केजी भी हो तो ये बन गया 1500 केजी। तो ₹10 भी लूँगा मैं आपको 15,000 मिलेंगे। हाँ, तो एक वैसे ही थोड़ा-सा वो हुआ कि वो कहते हैं जी अगर जावेद ना में बचा ₹5000। मैंने कहा मिनिमम आपको 5000 बच 5000 जाएगा। बचेगा लेकिन ज़्यादा ही होगा। हाँ, तो कहते हैं अगर हमें ना बचा 5000, मैं कहा चलिए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर 5000 से कम बचा आपको तो वो पैसे मैं आपको दूँगा। पूरा कर देंगे। फिर इससे ऊपर जो बचेंगे वो फिर मैं वापस ले लूँगा। तो इसी तरह जैसे आप हँसे हो ना, इसी तरह सारे सारे हँस पड़े ना इस बात के ऊपर। अच्छा, तो वो हँस पड़े कि ये तो मैंने कहा फिर हाँ, ठीक कायम है, करो ना। कायम रहना, हाँ, हाँ।
तो आप यकीन करें कि वो अ, जिस फूल को मैं आधा किलो कह रहा हूँ वो 1-1 केजी का बनाते हैं। ओह! इतनी मेहनत, ज़मीन छोटी होती थी, हाँ, वो झोली में रख के ना ये अपना खाद एक-एक पौधे के नीचे चुटकियों से लगाते थे, लगाते थे, ओके। ताकि वो उसको मैक्सिमम यील्ड मिले और हमें ना 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1-1 केजी का वो बना के देते थे पौधा। तो क्योंकि हम बाय वेट खरीद रहे थे। अच्छा, अब आ जाए प्राइसिंग के ऊपर ना जो आपने शुरू में बात करी है। तो जब मैं उसको लगाता तो मेरी ज़मीन पे जब मैं एड ब्लॉक की मेरी ज़मीन थी, तो वहाँ जब मैं लगाता था तो मैं इनको सप्लाई करता था इनडायरेक्ट। उसकी वजह क्या थी कि बीच में एक है सप्लायर था। मिडलमैन। अब जैसे हाँ, मिडलमैन, उस मिडलमैन के ज़िम्मे ये होता था 10 किलो सियालकोट में दे दो, 20 किलो वहाँ दे दो। तो ये एक उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। ठीक है, तो वो अगर मेरे पास मैंने उसे कहा भई तुमने यहाँ कैश देना है और चले जाना है। ले जाना है हाँ, अपना। उसने उस टाइम पे मुझसे वहाँ से उठाई ₹16 किलो ये आइसबर्ग लेटस कि ₹16 किलो। किलो ओके। उठाई, लेकिन उसके मैं क्या थी वो अपने बॉक्सेस लाता था, हाँ, हम उसको पैक पैक कर दिया, करके हम फिर तोड़ आगे के हम दे देते थे, डिस्ट्रीब्यूट करना। पैक किया और वो ले गया। वो उस टाइम पे मैकडॉनल्ड, केएफसी को देता था ₹55 केजी। मुझे पता था, हुँ, लेकिन वो उसका काम, मेरा अपना काम। मैंने अपनी एनालिसिस देखना क्या है, मैं 1 एकड़ से यील्ड लेता था 8 से 10 टन उस टाइम पे ना, तो 10 टन लेता था ₹16 तो 1,60,000 का हो जाता था। तो खर्चा उस पे 50,000 का आता था। तो दैट वाज़ अ गुड बिज़नेस हाँ, फॉर मी ठीक। ना। आप उस अपना टाइम पे प्रॉफ़िट निकाल लिए। प्रॉफ़िट ठीक। क्या ₹1,00,000 बचता था ना एकड़ के पीछे। तो वो एक काम चल रहा था। फिर क्या हुआ, जब जब कलाम में करता था, तो कलाम में ट्रांसपोर्टेशन पड़ती थी। तो वो मैंने वहाँ से उठ ₹10 उनको दिए, एक मैंने वहाँ मैनेजर रखा जो सारे को गाइड करता था, हुँ, ₹5 उसको कमीशन दिया। फिर ट्रैवलिंग में मेरा खर्चा आ जाता था कोई ₹35 खर्चा। तो मैंने उसको ₹75 डिलीवरी इन लाहौर दिया, वो आगे मैकडॉनल्ड को देता था ₹125। ओके, तो मतलब है गर्मियों में 125 रेट, सर्दियों में ₹55 ना। ₹55 हाँ, तो ये एक निज़ाम ऐसा मैंने चल रहा किया। था सिस्टम। तो फिर वो 2010 का सैलाब आया, हुँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारी मेरी फसल कोई तबाह हो गए। तबाह हो लेकिन गई। मेन क्रक्स इज़ कि आप एक अच्छे आइडिया के साथ ये इंग्लिश वेजिटेबल्स को भी एक मखसूस टेम्परेचर में आप ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, हाँ, जो हमें ब्रोकली मिल रही है ₹2000 किलो में, वो उसको आप मैं आपको ये बताता हूँ कि फिर जब ये मैंने ना, जब वो 2010 का सैलाब आया, फिर वो जगह मैं, मेरा दिल भी टूट गया थोड़ा-सा कि इतनी मेहनत की हुई, तो मेरी काफ़ी 2 करोड़ की फसल जाए। ज़ाया हो गई। तो फिर तो मैंने फिर क्या किया कि वो ज़मीन भी बेच दी और मैंने 300-400 एकड़ ज़मीन ले ली, वाटर लॉग्ड एंड सलाइन एरिया। अच्छा, क्योंकि मुझे वो एक चैलेंजिंग काम करने का शौक है, मैंने कहा यार लेके इसको मैं ज़मीन को ठीक करूँगा ना, क्योंकि बंजर ज़मीन को दोबारा हाँ, लेकर आना। उसको रिहेबिलिटेट करके तो उसके अंदर मैं देखा नीचे का पानी भी खराब, तो उस और वो भी तो उसके अंदर मैंने देखा हाई ये सॉल्ट ज़्यादा था, तो मैंने कहा फिश फार्मिंग करता हूँ, फिश फार्मिंग शुरू की, तो पानी नीचे वाला फिश तो समुद्र में भी हो हो जाता है। जाती है, हाँ। तो वो फिश फार्मिंग की विद द लेटेस्ट थिंग। उसको करने के लिए मैं फिर 1 महीने के लिए कोर्स के लिए मैं अमेरिका चला गया। राइट। मैंने कहा कि जाके इसकी ट्रेनिंग तो लूँ पहले, क्योंकि काम पहले आपको खुद आना चाहिए। अच्छा, पहले खुद तो फिर समझना। हाँ, हाँ। खुद आएगा तो फिर आप आगे एजुकेट करेंगे। तो वो मैंने की फार्मिंग, वो अल्लाह का शुक्र है सक्सेसफुल। फिर वो जो ज़मीन थी, वो उस ज़मीन को मैंने ट्रीट करना शुरू किया, जो बाकी थी, और उसको मैं एग्रीकल्चर की तरफ लेके आया। नीचे से पानी निकाला, उसको आरओ किया, उसमें से सॉल्ट अलहदा किया, डिसलाइन करके पौधों को पानी दिया। दिया। अच्छा, दे के तो मैंने इस ज़मीन में भी, नई ज़मीन पे आइसबर्ग लेटुस और ब्रोकली ग्रो करना शुरू की। अब इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल मैंने मेरी ज़मीन से जब उनको सप्लाई किया मैंने, तो 45 टू 65 रुपीज़ रेट था आइसबर्ग लेटुस का, मुझसे लेके जाते थे, और ब्रोकली मुझसे उठाई इन्होंने ₹170 केजी। 170 पर केजी वप दो। आपने तो उन लोगों को ज़्यादा ही अमीर कर दिया। मैं तो ये अवेयरनेस बता रहा हूँ कि कितने की उठ सकती है। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है कि जिसके पास जिस ज़मींदार के पास जगह है, जो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो इतनी इंग्लिश वेजिटेबल्स को दिस इज़ व्हाट एजुकेशन आइडिया कि आप इसको बहुत महँगे एक्सपेंसिव जो इतना दे रहे हैं क्योंकि एक डिमांड में आती है ना ये चीज़ और ये लग्ज़री आइटम में आती है। आप उसी को उगा के और उसी से प्रॉफ़िट कमा सकते हाँ, हैं। तो वो ये ये एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लेकिन होता है इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, उन लोगों की अपनी वो होती है। वो एक पार्टी आके ना मुझसे इकट्ठा, वो मुझे कहेगी 20 किलो दे दें सिर्फ। अब वो 20 किलो एक पार्टी ले जा रही है, दूसरा कह रहा मैं ये ती अब ये जो ब्रोकली है इसकी चक्कर ये है कि अगर इसको आज काटना है तो आज कटना है। हाँ,
वो कल करूँगा तो येलो हो जाएगी, येलो हो गई, खराब हो जाएगी। खत्म खराब तो हो मुझे हर हालत में आज काटना है। हाँ, ठीक तो है। अब मैं काट ज़्यादा बैठा हूँ ले जाने वाले काम में। तो जो ले जाने वाले हैं, वो कहते हैं हम आपसे लेके गए, आधी हमारी बिकी, आधी नहीं बिकी। तो वो उनकी ऐड ऑन हो जाती है प्राइसेज़ ना। उन्होंने अपनी दुकान के खर्च डालना है, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ सब कुछ डालेंगे ना, तो वो खैर वो अरे दो बड़े 1200 होते हैं 2000 बहुत लोकल ज़्यादा है। तो इत मैक्सिमम नहीं, मुझे पता है 1200 में बिकते हुए, मैंने भी देखी है। मैंने खुद एक दुकान से पूछा तो उसने कहा ₹1200 केजी। तो मैं देख के आपने कहा था मैंने तो ₹170 में दे बैठा। दे बैठा। लेकिन अगर वो मुझे कहे कि जी आप 20 किलो रोज़ दे जाया करो, तो आई कैन नॉट। हाँ, मैं वहाँ से गाड़ी लोड कर 20 घर के किलो तो हाँ, एग्ज़ैक्ट दूँगा, मुझे महँगी पड़ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर मूविंग। अच्छा सर, ये तो एग्रीकल्चर की बात कर ली, लेकिन ये जो फ़िशिंग का सिस्टम है और आपने बताया कि आप खुद भी सीख कर आए हैं और पूरे आपने वो बनाए हैं फ़िश फार्मिंग। कन्वेंशनल फ़िशिंग से हट के ये जो श्रिम्प्स हैं या इस किस्म की बहुत सी सी फूड आइटम्स जो हैं, जो कहीं सूप में या रेस्टोरेंट्स में हाँ, उसकी क्या मार्केट है? स्पेशली पंजाब में, लाहौर के अंदर बात हाँ, करें तो? अच्छा हमारे यहाँ एक डिलेमा ये है कि 2 किस्म के ना ये जो फिश ईटर्स हैं, देयर 2 किस्म के लोग हैं। एक हैं जो बिल्कुल बोनलेस मछली खाते हैं और एक हैं जो हमारे कन्वेंशनल जिसमें काँटा होता है। तो जो हमारे पास कार्प फिश है, ये जैसे रोहू वगैरह जिसका आप हाँ, नाम लेते हो, उनमें सब में काँटे। काँटे होते हैं यार। तो आजकल की जो नई जनरेशन है वो तो उससे भाग रही है। समुद्री मछलियाँ ऐसी हैं जो कि बोनलेस हो जाती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो और यहाँ पे भी आपको होटल में सैल्मन है जैसे, वो इस वज़ह से तो इतनी महँगी है कि कि वो समुद्री है और उसपे काँटा भी नहीं है। उसमें काँटे नहीं होते ना, तो ये है। तो अब आपने पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि हमने यहाँ पे ग्रो क्या करना है, क्योंकि लोकल मार्केट आपके पास ये रोहू काव फिश की है बहुत ज़्यादा, हाँ, तो मोस्टली फार्मर जो है ना ये वाली फिश ज़्यादा लगाते हैं करते हैं, और इसको हम अंडरस्टैंड भी करते हैं। क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ, अब अगर आपने समुद्री मछली को यहाँ पे ग्रो करना है, तो आपको वो एनवायरनमेंट यहाँ देना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आप वो जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे समुद्री पानी जैसा पानी हो, ओके, सॉल्ट वाटर हो जहाँ पे, तभी उसमें वो ग्रो करेगा ना। तो इसके अंदर कई, अब जैसे आपने श्रिम्प की बात की तो 1-2 ब्रीड्स हैं श्रिम्प की, जिसको वो कहते हैं फ्रेश वाटर प्रॉन्स। तो जैसे उसकी एक ब्रीड है उसका नाम है वैनमाई, वैनमाई प्रॉन्स हैं वो भी ना। अच्छा, अब उसकी वो उसका भी करना ये पड़ता है कि जैसे पोस्ट लार्वा एंड लार्वा स्टेजेस हैं उसकी डिफरेंट, राइट। वो आपको समुद्री पानी में करनी पड़ती है। पड़ती हैं, बाद में यहाँ हाँ, आना फिर यहाँ लाके उसको आप इम्यून करेंगे। मतलब एक टैंक में डाला, नमकीन पानी है, नमकीन फिर दूसरे में नमक और पानी मिक्स मिक्स करके करके डाइल्यूट डाल किया, उसको उधर शिफ्ट किया। ठीक, फिर ठीक। आहिस्ता-आहिस्ता वो आ गया हमारे लेवल पे। फिर भी हाई टीडीएस कम से कम 3 से 5 पीपीटी जो है ना, वहाँ तक होनी चाहिए उसकी। यानी उसके अंदर सॉल्ट। सॉल्ट होना हाँ, चाहिए। क्योंकि वो चीज़ें नहीं होंगी तो जो उसका शेल नहीं होता, वो हार्ड नहीं होगा। ओके, वो ओके, जो चंक्स का रिक्वायर्ड होता है, है। हाँ, उसको कैल्शियम रिक्वायर्ड है। ये लॉबस्टर्स और इस तरह की चीज़ें अब यहाँ लॉबस्टर वगैरह नहीं, अभी नहीं, अच्छा, लॉबस्टर यहाँ वगैरह नहीं नहीं, हो रही। नहीं। अच्छा, सिर्फ़ अभी हम शेर से शुरू किया है। अभी जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने ना, इस पे थोड़ा-सा इनिशिएटिव लिया है, कुछ फंड एलोकेट किए दैट हैं। इज़ वेरी नाइस। लेकिन वो किया है सारी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है। हुँ। लेकिन उसमें ये है कि नेस्पाक और दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन उसको डिज़ाइन कर रही हैं। उसमें थोड़ी बहुत मेरी भी कंट्रीब्यूशन मुझे बुला लेते हैं वो लोग, अच्छा, तो थोड़ा-सा मशवरा वगैरह कर। कोई एक्सपर्टीज़ लेने के लिए चलिए, ऑब्वियसली। अब इस वक़्त पूरे पंजाब में सिर्फ़ 2 प्रोसेसिंग फिश के यूनिट लगे हुए हैं, 2 प्रोसेसिंग के ना। तो फिश के 2 जो प्रोसेसिंग यूनिट है, एक लगा है मुज़फ्फरगढ़ में, हुँ। वो भी मैंने लगा के दिया है, अच्छा, और एक बलवाल इंडस्ट्री एस्टेट के अंदर लगा हुआ है, अंदर वो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ही। अंदर लगा हुआ वेरी है, वो भी नाइस। मैंने लगा के दिया। हाँ, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट दोनों का सॉल्टी वाटर है। नहीं, 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 अच्छा, ये रिफाइन प्रोसेसिंग, करके प्रोसेस्ड वाटर मत ओके, फिश लेके ना उसको फिले किया, फ्रीज़ किया, ब्लास्ट ठीक, फ्रीज़ किया, ओके। वो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग ना। ठीक अगर है। आपने एक्सपोर्ट करना तो आप प्रोसेस करके भेजोगे ना, करके भेजिए, या ठीक है। कहीं भी भेजना आपने प्रोसेस करके भेजोगे। हुँ। तो प्रोसेसिंग यूनिट वो 2 है, तो इस वजह से ना, अच्छा, मुझे लगा ग्रोइंग में अच्छा ये नहीं, नहीं, प्रोसेस करके ग्रोइंग तो पे भी अभी आ रहा हूँ। गोदाम तो मैं ये बात कर रहा था कि सिर्फ 2 प्रोसेसिंग यूनिट हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम ये लोग ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ जगह एलोकेट किए हैं जहाँ पे ये टीडीएस ज़्यादा है पानी का, तो उन्होंने कहा वहाँ पे ये फार्मिंग हो सकती है। हो सकती है। तो उसके ऊपर इन्होंने पिछले साल ट्रायल भी किया, गवर्नमेंट ने ट्रायल किया। गवर्नमेंट बेस्ड हाँ, है। गवर्नमेंट ने ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल रहा। अच्छा, हाँ, ठीक। वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे इतनी वो है नहीं, तो वो कराची भेज दिया गया, कराची से एक्सपोर्टर ने। क्योंकि वहाँ पे समंदर भी तो नहीं, क्रॉस कराची ही में एक्सपोर्टर बैठे हैं ना, हाँ, जो फिश के एक्सपोर्ट करते हैं ना, हाँ। तो वो प्रॉन्स वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं। जो ओके। प्रॉन्स वहाँ से जो अच्छा प्रॉन होता है ना,
वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। हमारे पास तो कचरा आता है छोटा कचरा छोटा है, हाँ ये एग्जैक्टली कचरा हाँ हाँ, इसमें एक्चुअली इसकी वो 3 इनकी लैंग्वेज के अंदर ना हाँ सबसे छोटा होता है उसे किडी कहते हैं। किडी किडी, एक होता है दरमियान और पोटास हाँ और एक होता है घेरा। जी ये नाम है इनके तो डिफरेंट। जेड़ा तो बाहर चला गया घेरा जो है ना वो जैसे हम टाइगर प्रॉन नहीं कहते जो वो जंबो जंबो प्रॉन जो टाइगर प्रॉन ये नाम बना लिए ना उन्होंने पकड़ के। तो ये हमें पाकिस्तानियों को तो लाहौर वालों पाकिस्तानियों को वो मिलता है अगर वो एंड पे आया वो। हाँ बच जाए जो नहीं एंड पे आया वो अपनी लाइफ पूरी कर रहा हो। ओके ओके बुढ़ापे में जो आया हो हाँ नहीं मतलब है कि डिटेरेशन पे चला गया तो उसकी जो फ्रेश प्रॉन होता है उसकी पिंक बिल्कुल पिंक होती है टेल ना, ओके फिर वो ऐसा था ग्रेश की तरफ टर्न हो रही होती है। ऑलराइट हाँ तो वो जब ग्रेश वाली हो रही वो जब एज कर रहा होता है तो वो तो वो इस ग्रेश तरफ आ जाती है वो फिर आपके पास आ जाती है तो क्या बात फिर है हम चाइनीज में जाके तो वो जो भी हम नहीं उतने डीप में चले जाते बट दैट इज अ गुड इनिशिएटिव कि सॉइल का भी है और फिशेस का भी सारा निजाम चल रहा है और इसी तरह एक एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे थे ना, एग्रीकल्चर के अंदर मैं थोड़ा सा बात करूँ जो सॉइल केमिस्ट्री है, हाँ आपको ज़मीन का अगर नहीं पता, आप उसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं हम्म, कोई भी चीज़। हम्म, आप देखें एक मेन आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटैश 3 मेन इंग्रीडिएंट। उसके अलावा जो चीज़ आप ग्रो करते हैं हर एक के एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, बोरॉन, जिंक, फेरस ये सब चीज़ें उसको चाहिए। चाहिए और वो मतलब जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस इनकी क्वांटिटी कितनी और किस तरह उनको कब चाहिए। चाहिए है तो वो आप देंगे तो मैक्सिमम उस पे चले जाएँगे। हाँ आपके जैसे दुनिया के अंदर यील्ड पहुँची हुई है, उनकी जो एवरेज यील्ड्स हैं, वो 100 से ऊपर गई हुई हैं, पहले भी देखी 100 मान से ऊपर गई हुई हैं। हम्म, हम वहीं 25-30 मन पे अड़े खड़े। वहीं पे खड़े तो वजह क्या है कि बस वो एक कन्वेंशनल हम कर रहे हैं, कितनी बोरी सीमेंट वो और खाद डाल देते ये हैं, ये डाल एंड दैट एग्जैक्टली हालाँकि खाद की पता नहीं उसको उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। हम्म अगर आपने सॉइल टेस्ट कराया तो वो खुद बताएगी कि मुझे किस चीज़ की ये ज़रूरत है। जरूरत तो है आप वो चीज़ पूरी करोगे तो आपको यू कैन गेट दैट थिंग। एग्जैक्ट एंड ऑल कम्स टुवर्ड्स एजुकेशन 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 होनी चाहिए एजुकेट आप पढ़ोगे तो आगे होगा ना, किसी आदमी को आप बताओगे यार ये ऐसे करना है, वो हम्म पढ़ेगा तो वो करेगा ना। आगे होगा have तो वो जैसे मैं एक वो वाली बात भी कर रहा था कि हर आदमी को एक ड्राइविंग लाइसेंस आप बना रहे हो, हाँ अगर वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जी आगे खड्डा है हाँ तो आप और कैसे इससे आगे ना जाएँ, तो वो पढ़ ही नहीं सकता तो आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दे रहे हो? कैसे देंगे हाँ तो मकसद ये कहना है कि ही हैज़ टू बी एजुकेटेड। हम्म पासपोर्ट उसका आप बना देते हो पकड़ के एक जाहिल आदमी का भी। क्यों? वो उसे बाहर जाना है वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है, फ्लाइट का नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, लगा इंग्लिश किधर में जाना है, कौन कहीं से पे भी गेट पे लिखा जाना हाँ वो भगलों की तरह भागता फिर रहा है इधर-उधर। मकसद है कहने का कि आप एजुकेट करो। एजुकेट तो करो यस जिस दिन एजुकेशन अब इंडिया जो उठा है बिकॉज़ ऑफ एजुकेशन एजुकेशन यस वो हाँ हाँ, वो उठता जा रहा है अब ना हम्म, तो एजुकेशन कि उनका रेट बढ़ता जा रहा है, वो फिर उठते जा रहे हैं। आप यहाँ पे 100% एजुकेशन पे चले जाओगे 10 साल ऐसे कर लो, बज़ोर जैसे मर्ज़ी डंडा लगा के सबको हाँ, एकदम पढ़ाना पढ़ा दो खत्म हो जाएगा। हाँ जब इस्लाम में आगे के डंडा लगा के नमाज़ पढ़ाओ, हाँ तो एजुकेशन में आप एजुकेशन में क्यों नहीं है जी, पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी, एंड व्यूवर्स आपसे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है एक नए गेस्ट के साथ कुछ मजीद बिजनेसमैन के साथ एक उनके थॉट प्रोसेस को उनकी जर्नी को समझें और जो आगे आइडियाज़ हैं हो सकता है उससे आपको भी कुछ रहनुमाई मिले आज की पॉडकास्ट से इतना ही अल्लाह हाफ़िज़